ये कहानी है नेपाल 2025 के विद्रोह की। एक ऐसी घटना जिसने कुछ ही घंटों में, सच में बस कुछ ही घंटों में, एक पूरे देश का भविष्य बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 9 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब नेपाल के लोकतंत्र के दिल को सचमुच आग लगा दी गई। और ये सिर्फ किसी बिल्डिंग की आग नहीं थी, नहीं, ये तो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहे गुस्से की आग थी। एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक एक करके हर परत को खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जिनके कारण ये सब हुआ। देखिए, कोई भी विद्रोह यूं ही रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और यहाँ जड़ थी सरकार और लोगों, खासकर नौजवानों के बीच एक बहुत बड़ी खाई। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक शब्द है, डीसिंक, मतलब तालमेल का पूरी तरह से टूट जाना। सोचिए, सरकार कुछ और कर रही है और देश के लोग, खासकर युवा, वो कुछ और ही चाहते हैं। जब उम्मीदें और हकीकत दो अलग अलग पटरियों पर दौड़ने लगें तो फिर टक्कर तो होनी ही है। और ये टकराव, ये डीसिंक हमें साफ साफ यहाँ दिखता है। एक तरफ थी सरकार जो सोशल मीडिया पर बैन लगा रही थी, जिस पर करप्शन और भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लग रहे थे। और दूसरी तरफ थे देश के नौजवान। उनकी मांगें क्या थीं? डिजिटल फ्रीडम, सरकार में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं बन चुकी थीं। अब आते हैं उन 2 दिनों पर, उन 48 घंटों पर जब सब कुछ बदल गया। देखते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक भयानक हिंसा में तब्दील हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 8 सितंबर को देखिए, काठमांडू में नौजवान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जवाब में क्या मिला? आंसू गैस, पानी की बौछारें और गोलियां। और फिर अगले ही दिन 9 सितंबर को हालात पूरी तरह से हाथ से निकल चुके थे। संसद में आग लगा दी गई थी और हिंसा पूरे देश में फैलने लगी थी। और यहाँ पर वो डिसिंक वाला पॉइंट फिर से सामने आता है। सरकार कुछ और ही कहानी बता रही थी, लेकिन जो वीडियो सबूत सामने आ रहे थे, जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स थे, वो बिल्कुल अलग ही सच्चाई बयान कर रहे थे। उनमें गोलियों के घाव साफ दिख रहे थे। मतलब सरकारी बयानों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फर्क था। इस पूरे गुस्से, इस टकराव की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखते हैं कि इस विद्रोह का इंसानी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या असर हुआ। 76 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 76 से ज्यादा जिंदगियां हैं जो खत्म हो गईं। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान था, एक कहानी थी, एक परिवार था। और दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नौजवान थे, स्टूडेंट्स थे, जिनके सपने उसी हिंसा की आग में जलकर खाक हो गए। और ये तो सिर्फ मरने वालों का आंकड़ा है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए। सिर्फ काठमांडू के अस्पतालों में ही इतने घायल थे कि जगह कम पड़ गई थी। ये वो लोग हैं जो शायद जिंदगी भर उस हिंसा के शारीरिक और मानसिक जख्मों के साथ जिएंगे। और देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट क्या कहती है। वो कहते हैं कि जिस तरह से घातक बल का इस्तेमाल हुआ, वो अंधाधुंध था, इनडिस्क्रिमिनेट। मतलब कई विक्टिम्स ऐसे थे जिनसे कोई खतरा ही नहीं था। इस रिपोर्ट से अंदाजा लगता है कि हालात कितने गंभीर थे। जान का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन साथ में उन इंस्टीट्यूशंस को भी तबाह कर दिया गया जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं। देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों के दफ्तर, यहाँ तक कि स्कूल, बिजनेस और नेताओं के घर, कुछ नहीं छोड़ा गया। इससे पता चलता है कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा और हर तरफ फैला हुआ था। और इतनी बड़ी तबाही के बाद एक बड़ा राजनीतिक नतीजा सामने आया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये उस विद्रोह का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर था। तो आग तो बुझ गई, लेकिन अब सवाल था कि इस राख के ढेर पर भविष्य कैसे बनाया जाए। सरकार ने कोशिश शुरू की, जनता के साथ उस टूटे हुए तालमेल को फिर से जोड़ने की। तो सरकार ने फौरन कुछ कदम उठाए। सबसे पहले जिस सोशल मीडिया बैन की वजह से ये सब शुरू हुआ था, उसे हटा लिया।
दूसरा, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। और तीसरा, जो भी हिंसा और तबाही हुई उसकी जांच के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया। ये सारी कोशिशें थीं लोगों के गुस्से को ठंडा करने की और भरोसा वापस जीतने की। लेकिन सवाल ये है कि क्या बस इतना कर देना काफी था? कई बड़े मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए थे। जैसे जवाबदेही का क्या, सुरक्षा बलों की और प्रदर्शनकारियों की भी। नौजवानों का तो पॉलिटिकल सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका है। और देखिए, जली हुई इमारतों को तो शायद फिर से बना लिया जाएगा, लेकिन उस टूटे हुए भरोसे का क्या? उसे दोबारा बनाना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जब भरोसा ही जलकर राख हो चुका हो तो क्या कोई देश अपने ही भविष्य के साथ दोबारा तालमेल बिठा सकता है? नेपाल का आने वाला कल शायद इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है कि वो अपनी युवा पीढ़ी के साथ उस टूटे हुए कनेक्शन को फिर से कैसे जोड़ पाता है।